इन सबकी अपनी नीड्स वांट डिजायर्स हैं। तो इस इकोनॉमी में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो यंग एज का हो चाहे वो ओल्ड एज का हो, बट उसकी जरूर ये वांट्स, नीड्स और डिजायर्स होती हैं। अब इनमें फर्क क्या है? वांट्स किसे बोलते हैं, नीड्स किसे बोलते हैं? पहले तो बेसिक नीड्स, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, बेसिक आप लोगों की नीड्स है। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ठीक है, ये तो आपको चाहिए चाहिए फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कुछ वांट्स भी होती है, जैसे कि यार यू वांट टू बाय अ मोबाइल फोन फॉर योरसेल्फ, यार अपना एक लैपटॉप होना चाहिए, यार पॉकेट मनी बड़ी अच्छी अमाउंट होनी चाहिए ताकि अपने सारे एक्स्ट्रा घूमने फिरने के खर्चे हो पाए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? देन डिजायर्स। अब डिजायर्स मतलब यार 12th के बाद तो ना यार ऐसा कोर्स करना है, या मुझे अब्रॉड जाना है। 12th के बाद मम्मा मुझे इंडिया में नहीं पढ़ना, मुझे अब्रॉड पढ़ना है। या फिर कॉलेज ऐसा मिल जाए यार जहाँ पे लाइफ सेट हो जाए। लाइफ सेट मतलब कॉलेज करते ही यार कम से कम 2-3 लाख रुपए महीना तो मैं कमाऊँ ना, यार अगले आने वाले 10 साल में मेरी अपनी पर्सनल ऑडी होगी। तो यानी कि ऐसे बड़े बड़ी चीजें जो आप सोचते हो, अपनी ड्रीम्स जो होती है, अपनी जो एस्पिरेशंस होती है, उसको बोलते हैं हम डिजायर्स। तो यानी कि इकोनॉमी में जितने भी लोग रह रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये ना हो कि वो ये बोले कि मेरे पास नीड्स है तो मेरे पास वांट्स नहीं है। भाई मेरी तो खाली वांट्स है, मेरी मेरी डिजायर्स नहीं है। नोबडी इन दिस ऑन दिस प्लैनेट विल से दैट कि भाई मेरे पास सिर्फ नीड्स और वांट्स है। एवरीबडी हु इज बोर्न ऑन दिस प्लैनेट विल हैव नीड्स, वांट्स, डिजायर्स, ऑल ऑफ देम। तो ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इस बेसिक स्ट्रक्चर पर चलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक कि हमारी देश है, देश में रहने वाले लोग हैं, इन लोगों की नीड्स वांट डिजायर्स हैं, इनको पूरा करने के लिए अब ये फ्री में तो पूरी नहीं होती। रोटी, कपड़ा, मकान फ्री में नहीं आता, एजुकेशन फ्री में नहीं मिलती, हेल्थ आपको फ्री में नहीं मिलता, आपकी वांट्स, डिजायर्स फ्री में नहीं होती। ऑब्वियसली इन सबको पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड सर्टेन रिसोर्सेज, एंड दोज रिसोर्सेज आर नोन एज, आजकल के टाइम में उस रिसोर्स का एक ही नाम है यार, पैसा। ऐसे बहुत सारे और सोर्सेज होते हैं जिससे हम अपनी नीड्स वांट्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में आपको पता ही है, इन्फ्लेशन, मार्केट में, इकोनॉमी में जो क्राइसिस हमारे चल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नीड वांट डिजायर नहीं है जो फ्री में पूरा हो पाए। तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए जो आपको रिसोर्सेस चाहिए, उन रिसोर्सेस के साथ कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हर्डल्स हैं दैट यू कम अक्रॉस। सबसे पहली चीज जो इस रिसोर्स के साथ सबसे बड़ा स्यापा है, दैट इज कॉल्ड कि दीज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल सोच के रखो ना, मैंने कहा था आपको दैट यू गाइज आर ओनली 16-17 ईयर्स ओल्ड। इस एज में भी आप लोगों के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि हो सकता है मुझसे भी ज्यादा हो, आप लोगों की वांट्स मुझसे भी ज्यादा हो, डिजायर्स कैन बी मोर देन व्हाट आई डिजायर फॉर। पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल बात है। लेकिन इन नीड्स वांट डिजायर को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, पेरेंट्स की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड है। क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स क्या कहते हैं कि भाई बेटा जो हम पैसा घर में कमा के ला रहे हैं उससे सिर्फ तुम्हारी नीड्स ही पूरी नहीं करनी, तुम्हारी वांट्स भी पूरी करनी है, तुम्हारी डिजायर्स भी पूरी करनी है। और वो पैसा इतना लिमिटेड है कि एक भाई बहन थोड़ी है, और भी तो घर में लोग हैं, हम भी तो हैं, हमें अपना फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है। तो यानी कि ये जो रिसोर्स है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही लिमिटेड लगता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार जो पॉकेट मनी घर वालों से मिलती है वो कितनी कम है यार? 2,000 दे दे तो कम है, 4,000 देंगे तो भी कम लगेगी, 10,000 देंगे ना महीने का तो भी तुम कहोगे कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा है ना। तो बात तो घूम फिर के वही आ गई कि अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स वांट डिजायर्स होने की वजह से ही यू फील, यू एक्नॉलेज कि भाई ये जो रिसोर्सेज है दे आर वेरी लिमिटेड। अब जब लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि भाई आपका खर्चा लिमिटेड एक जगह नहीं है ना, आप एक ही जगह स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप मल्टीपल जगह वो पैसा खर्च रहे हो। जो पॉकेट मनी, सपोजिंग अगर आपको 2,000 रुपए मिलती है, जो बहुत है आप लोगों की एज ग्रुप के लिए, वो 2,000 में आपको क्या करना है? शॉपिंग भी करनी है, मूवी देखने भी जाना है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी है, देन कुछ सेविंग्स भी करके रखनी है, या आपने कुछ मिसलेनियस इधर उधर के मोबाइल फोन इधर उधर के खर्चे करने हैं। दैट मीन इस 2,000 रुपए को आपको एक जगह नहीं, आपको मल्टीपल वेज में यूज करना है, एंड दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे वो लिमिटेड है, साथ के साथ उन्हीं रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं
कि हमेशा, जैसे मैंने बोला, 2 दे दूंगी तो भी कम पड़ेंगे, 4 दूंगी तो भी कम, 10 दूंगी तो भी कम। ये पैसा ऐसी चीज है, जितना आ जाए ना उतना कम लगता है। कहते ना एक कहावत सुनी है, पैसा हाथों का मैल है। वो यही है कि रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है क्योंकि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, एंड जिसकी वजह से यू हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम व्हिच इज नोन एज स्कार्सिटी। एंड दिस स्कार्सिटी रेफर्स टू व्हाट? शॉर्टेज, कि रिसोर्सेज होते हुए भी नहीं है, कम है, इसलिए हमें और चाहिए, तभी फाइनली वी हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब हमेशा रिसोर्सेज कम ही पड़ जाते हैं। टैंक घर में 10 लीटर का टैंक लगा लो, 50 लीटर का टैंक लगा लो, फाइनली क्या होगा? पानी खत्म हो जाता है ना, क्योंकि तुम्हारी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो ये इकोनॉमिक्स का ऐसा पार्ट है जो आप ये समझो कि ऐसी चीज है दैट इट्स अ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक मतलब हर जगह यूज होगा, हर जगह। मैंने लैपटॉप को 100% चार्ज किया, सिंपल सी बात है। आपने मोबाइल फोन को 100% चार्ज किया, उस पर लूडो भी खेल ली, पबजी भी खेल ली, ऑनलाइन क्लासेस भी ले ली, स्कूल की भी, ट्यूशन भी, रात को चार्ज दोबारा करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि आपकी उसकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस इतने ज्यादा है दैट वो स्कार्स है। जितना मर्जी आप उसे बचा लो, पावर सेविंग मोड पे डाल लो, नाइट मोड पे डाल लो, फाइनली आप उसको चार्जिंग पे ही लगाओगे या पावर बैंक में अटैच करके यूज करोगे। दैट इज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। यानी कि हर छोटी से बड़ी चीज जो आप इकोनॉमी में करते हो या इकोनॉमी में जो ऑटोमेटिकली होती है, उसके पीछे एक ही फंडामेंटल अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड दिस फ्लो चार्ट दैट यू आर स्टडिंग राइट नाउ। इज इट क्लियर? आई ऑलवेज वर्क अपॉन कॉन्टेंट। तो आद्या, भूमि, निहारिका, ये सब तो पढ़े हुए मुझसे, दे आर वेल अवेयर ऑफ कि हाँ नेहा मैम जो पॉइंटर्स लिखती हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हीं पॉइंटर्स से फर्दर पॉइंटर्स बनते हैं। तो आपके दिमाग में मुझे कंटेंट इंजेक्ट करना है, सिर्फ समझाना नहीं है। लर्निंग तो मुझे करानी ही नहीं है, लर्निंग तो मैं कराती ही नहीं हूँ, कभी ना कराई है ना कराऊंगी। तो आई विल नॉट मेक फेक प्रोमिसेस, बट मैं आपको ऐसे समझा दूंगी, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में फिट करूंगी कि आप अपने आप आंसर्स क्रिएट करने के लिए बन जाओगे। तो जिस दिन आपका ब्रेन वहां पर ऑपरेशनल हो जाएगा, यू विल बी एबल टू मेक योर ओन आंसर्स यूजिंग द राइट कंटेंट, उस दिन द बॉल इज इन योर कोर्ट, उस दिन तुम्हारी जीत हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। जल्दी से ये लिख लो। आई विल वेट फॉर 2 minutes एंड देन वील मूव ऑन फर्दर। Further, now talking about the next thing, that is in resources के बेसिस पर हम चलते हैं। अब मेरे पास अगर मैं बोलूंगी स्कार्सिटी है, यार मम्मी पॉकेट मनी कम देती है, तो मैं क्या बोलूंगी कि यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब जितनी मिलती है, अब घर से कितने दिन नाराज रहेंगे, कितने दिन अपने आप को कमरे में बंद करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। एट दी एंड तो कॉम्प्रोमाइज करके तो रहना तो उस घर के छत के अंदर ही है ना। तो हम क्या करेंगे, उस स्कार्सिटी में ही, उस स्कार्सिटी को ही जो रिसोर्सेस की है, उसी में ही उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज करेंगे। इन शॉर्ट क्या, वेस्टेज, आसान भाषा में क्या बोले, वेस्टेज नहीं करेंगे। पानी कम है, मम्मी ने बोला तुम कंजम्पशन ज्यादा है, तो मम्मी क्या कहती है, बेटा टैप बंद कर दिया करो, शॉवर से मत नहाओ, वेस्टेज मत करो। वही चीज है, तो उस वेस्टेज ना करने को। लेकिन अब आप ये वर्ड वेस्टेज नहीं लिखोगे एग्जाम में। अब आप थोड़े से की क्लास 11th में आ गए हो, तो आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे कि रिसोर्सेज मेरे कम थे मैम, और इसलिए हमें स्कार्सिटी जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन समझ में आता है कि भाई सोच समझ के यूज कर लो, जो आजकल के टाइम पर हम कर रहे हैं। पेरेंट्स की इनकम कम है या नहीं है फिलहाल, है ना, आपको पता ही है कि क्राइसिस चल रही है घर में भी। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा फालतू खर्चे मत कर, जो जरूरत की है वो तू ले ले, बट फालतू मत मांगना। दैट मीन्स वो क्या कह रहे हैं, बेटा पैसा जो घर में आ रहा है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लो, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर लो, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है कि रिसोर्सेस का सही ढंग से यूज करना, ठीक है, पैसे को वेस्ट नहीं करना। तो वही 2000 रुपए जो आपको मिल रहे हैं, उसी में अगर आप अपने सारे खर्चे निपटा लोगे, एंड अगर आप ज्यादा अपने पेरेंट्स से और डिमांड करके उनको ऊपर बर्डन और क्रिएट नहीं करोगे, तो उस सिनेरियो को हम बोलेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस।
दैट इज कि आप रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर रहे हो, वेस्टेज नहीं कर रहे हो। बट वेस्टेज वर्ड लिखना मत, सिर्फ याद करने के लिए, समझने के लिए है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इट्स लैंग्वेज। इट्स क्लियर? अभी तक किसी को कोई डाउट समझ में आए, कोई डाउट लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन लग रही है, कोई टेक्निकल टर्म लगा कि मैंने यूज करा, आपको आपके ऊपर से निकल गया, तो प्लीज आस्क मी गाइस, आराम से, बी कैजुअल, बी रिलैक्स एंड आस्क मी, यू विल एंजॉय इट। एंड 11th में अच्छा स्कोर करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होएगा, तभी 12th में यू आर गोइंग टू स्कोर 100 on 100। 11th में तो बहुत कम लोगों के आते हैं भाई 100 on 100, क्योंकि स्कूल टीचर्स नंबर नहीं देती ना, बट इट्स अ मिथ, बिकॉज मेरे तो स्टूडेंट्स के आते हैं यार। इस साल भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 99 98 आए इन क्लास 11th। 100 तो नहीं आए, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू स्कोर 100 इन 12 इन 11th, क्योंकि स्ट्रिक्ट मार्किंग्स होती हैं, आपको पता ही है। जैसे 9th डिफिकल्ट था 10 से, वैसे 11th इज बिट ट्रिकी इन कंपैरिजन टू 12। बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं। बट ये लाइफ के आपके मेजर माइलस्टोन्स हैं दैट यू गोइंग टू मिस इन फ्यूचर, गोल्डन ईयर्स हैं। सो इसको एंजॉय करके पढ़ो, लास्ट के 2 साल है स्कूल के, तो ये स्कूल वूल कुछ नहीं रहेगा। सो नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, दैट इज रिलेटेड टू द पार्ट जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, and this is going to be the last topic for today, but it will take like 15-20 minutes. It will take approximately 10-15 minutes to cover it up. So central problems, अब ये heading है, एक topic है स्कूल में और ये बहुत important है। It usually comes in exam as a 3-4 marker. I always talk about marking scheme as well. मेरी आदत है कि जो टॉपिक में आपको जो भी टॉपिक करोगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लीस्ट इंपॉर्टेंट हो मोर इंपॉर्टेंट हो, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि हम उसे हमेशा मार्किंग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। मार्किंग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने का फायदा क्या होता है कि जिस टॉपिक की जितनी वैल्यू होती है उस हिसाब से अगर हम उसका कंटेंट लर्न करेंगे, समझेंगे, तो हमारे फायदे में है। अब ऐसा ना हो ना कि आप ऐसा टॉपिक कर रहे हो जिसमें फॉर एग्जाम्पल वेटेज तो उसकी 1 नंबर की है, बट आपने उसके ऊपर पूरा 2-3 घंटे का मुझसे अच्छे से लेक्चर सुन लिया, तो कोई फायदा नहीं ना। उस टॉपिक को उतना ही टाइम देकर, उतना ही स्ट्रैटेजिकली पढ़ो जितनी उसकी वेटेज है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बताती चलूंगी कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, तो आप वो साइड बाय साइड लिखते रहना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की जो वेटेज है इट्स 3 और 4 मार्कर। अब सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, इसके अंदर आता क्या है, वो तो बात की बात है, ये टॉपिक अपने आप में है क्या। सेंट्रल मतलब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन प्रॉब्लम्स आपको पता ही है, दिक्कतें जो होती हैं इकोनॉमी में। अब जैसे आज के टाइम में अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं, जस्ट अ सेकंड, क्या गाइस, सो इफ फॉर इंस्टेंस मैं आपसे बोलूं कि 2 साल के बाद, ठीक है, जब आपका क्लास 11th 12th खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी। या तो आप कॉलेज जाओगे, या कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं आफ्टर 12th, या फिर मान लो कि 3 साल अपना कॉलेज का ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप क्या करोगे, या तो अपना खुद का बिजनेस करोगे या तो आप जॉब करोगे। मान लो आप में से आधे लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा और आधे लोग कहते हैं कि मैं जॉब करूंगी, ठीक है। तो पहली चीज कि आप इकोनॉमी में, यानी कि पूरे देश में जब आप कंट्रीब्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो आपकी कमाई या तो जॉब करने से आएगी या आपकी कमाई आएगी कहां से, कोई बिजनेस करने से। अगर मैं लेकर चलूं कि आप में से जितने 5-6 लोग हैं यहाँ पर, वो सब लोग बोले कि हम बिजनेस करेंगे, ठीक है भाई बिजनेस कर लो, बट सबसे पहली चीज जो आपके घर वाले आपसे पूछेंगे कि बेटा किस चीज का बिजनेस करेगा। वरुण ने बोला मम्मा मेरे को नहीं जॉब वॉब करनी, मैं नहीं किसी के अंडर काम कर सकता, मैं तो भाई बिजनेसमैन बनूंगा और अपने अंडर लोगों को रखूंगा। ठीक है, गलत बात नहीं है, इवन आई एम ऑन एन एंटरप्रेन्योर, मुझे भी जॉब करना पसंद नहीं था, तो सूनर और लेटर मैंने भी अपना करियर चॉइस बाद में जाके चेंज किया।
इसने अर्ली स्टेज पे ही बोला कि मैं तो जॉब ही नहीं करूंगा, सीधा सीधा बिजनेस में जाऊंगा, नोट छापने की बात करूंगा, छोटी मोटी नौकरी किसी की मुझे नहीं करनी। एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। तो सबसे पहली चीज जो वरुण के पेरेंट्स ने उससे पूछा कि वरुण ठीक है तू बिजनेस कर ले बेटा, तू नौकरी मत कर, बट ये तो बता दे तू बिजनेस करेगा क्या, क्या करेगा, तेरे दिमाग में कोई प्लान है? तो कहेगा कि नहीं प्लान तो नहीं है बट हाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। तो कहेंगे बेटा ये कैसी चीज है? तो कहेगा मैं अब आपके सामने प्रपोजल रखूंगा, आप मुझे बताओगे कि आप मुझे कितना पैसा दोगे बिजनेस करने के लिए, या आप मुझे बैंक से कितना पैसा लोन पर लेकर दोगे, तो ही तो मैं देखूंगा ना कि मैं किस चीज का बिजनेस कर सकूं। तो जो पहला प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी में हर एक प्रोड्यूसर को, हर एक बंदे को झेलना पड़ता है, उस प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। कि जो भी मार्केट में प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो दूसरों के लिए उनकी नीड्स वांट्स पूरी कर रहा है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स से क्यों पढ़ा रही हूँ अगर मैं आपसे पूछूं? मैं साइंस की टीचर क्यों नहीं हूं? मैं मैथ्स की टीचर क्यों नहीं हूं? ये मेरी अपनी चॉइस है ना, ये मेरा अपना खुद का डिसीजन है। तो यानी कि ये डिसीजन मैंने किसके बेसिस पे लिया? इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बेसिस पे लिया कि मेरे पास जो रिसोर्सेस थी, मेरा दिमाग, मेरी नॉलेज, मेरी स्किल्स कहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से लग सकती है, किन सब्जेक्ट्स में अच्छी तरीके से लग सकती है, उस सब्जेक्ट को ही तो मैंने चूज करा। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इट विल गिव यू अ रियलिटी चेक कि हमारे देश में या हर किसी भी देश में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उसके देश के रहने वाले लोगों को, स्पेशली प्रोड्यूसर्स को फेस करनी पड़ती है। पहली दिक्कत नंबर 1 इज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि भाई प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ गुड बनाए, और दूसरी चीज कि इन व्हाट क्वांटिटी बनाए। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है बट अभी नहीं, पहले सिर्फ समझना है। और इन व्हाट क्वांटिटी बनाए। टाइप ऑफ गुड, जैसे कि एक सिंपल सी चीज पूछती हूँ, आद्या मुझे बताइए कभी तूने सुना टाइगर के टैंक्स आ रहे हैं, या टाइगर जो कंपनी है उसके कपड़े भी बनते हैं? देखा है नो कभी? मैम। नहीं देखा ना? नहीं। तो नहीं सुना ना, क्यों? आईफोन कार क्यों नहीं बनाता? सॉरी मतलब एप्पल कंपनी कार क्यों नहीं बनाती? मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स ही क्यों बनाती? क्या रीजन मैम है? जो कंपनी जो उसका काम होगा वही करेगी। अब वो दूसरी जगह चली लेकिन गई काम तो उसने फिर खुद उसको से देखो। ये काम उसने खुद डिसाइड किया। आपसे अगली बार अगर कोई पूछे कि उसको ये काम किसने दिया था, बोलो कि उसकी मर्जी ना, उसका पैसा, वो कहीं पर भी आग लगाए, हमें क्या, है ना भाई? हर एक प्रोड्यूसर अपने आप डिसाइड करेगा कि उसको अपना पैसा कहां पर उजाड़ेगा, कहां पर बढ़ाएगा। टाइप ऑफ गुड, मेरी मर्जी थी कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। तो वो यानी कि मैंने अपना टाइप ऑफ गुड चूज करा ना कि मेरे ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो वैसे ही हर एक प्रोड्यूसर को चूज करना पड़ता है कि टाइप ऑफ गुड क्या होगा। मार्केट में बहुत टाइप ऑफ गुड मिलते हैं, कुछ टाइप को कैटेगराइज कर देते हैं। एक टाइप ऑफ गुड का नाम है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड जैसे कि राइस, बिस्किट्स, कुछ भी जो आप मार्केट से कंज्यूम कर रहे हो यार, फ्रूट्स, मिल्क। अमूल वाला मिल्क ही क्यों बना रहा है? अमूल की स्टेशनरी क्यों नहीं आती? अगर मैं आपसे पूछूं कैमलिन स्टेशनरी क्यों बना रहा है? कैमलिन के दूध दूध क्यों नहीं आता? दूध क्यों नहीं आता? उसकी मर्जी है यार, उसकी मर्जी। वो कोई भी कंज्यूमर गुड बनाए, वो उसकी अपना डिसीजन है। क्योंकि जब वो प्रोड्यूसर बना था, जब उसने बिजनेस शुरू किया था, तो उसने पहले दिन ही दिमाग में स्ट्रैटेजी बना ली थी, बिजनेस प्लान फॉर्मुलेट कर लिया था कि भाई मैं इस टाइप का, ये टाइप का गुड मार्केट में प्रोड्यूस करूंगा। कंज्यूमर गुड का ऑप्शन था उसके पास, आपके पास भी ऑप्शन रहेगा कल को अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करोगे। या फिर कैपिटल गुड। कैपिटल गुड जो जिनके पास अकाउंट्स होने वाली है, जो पढ़ने वाले हैं, कैपिटल गुड यूजुअली वो गुड होते हैं जिनसे आगे गुड बनते हैं। जैसे किसी भी एसेट को, किसी भी फिक्स्ड गुड को, जैसे कि मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इन टाइप ऑफ गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जिससे फर्दर प्रोडक्शन होती है, भारी भरकम गुड्स जो होते हैं। तो ये तो हर एक की मर्जी है ना। अब मैं चाहती तो मैं मैथ्स पढ़ा सकती थी, वैसे ही अमूल चाहता तो वो स्टेशनरी बना सकता था, और अगर फॉर एग्जांपल एप्पल चाहता तो वो अपने राइस, फ्रूट्स भी लॉन्च कर सकता है। ये तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो कौन सा टाइप ऑफ गुड बनाना चाहता है। पहला डिसीजन तो ये होगा
व्हाट टू प्रोड्यूस में कि प्रोड्यूसर किस टाइप का गुड बनाएगा। दूसरी चीज है कि भाई किस क्वांटिटी में बनाएगा। अब अगर मेरे को याद है अच्छे से, जब मैं अब्रॉड ट्रैवल कर रही थी, 2-3 कंट्रीज मैंने ट्रैवल करी है, तो मैंने वहां देखा कि वहां पर पार्ले जी के बिस्किट, पार्ले जी, क्योंकि मेरे बच्चे शुरू से वो खाते आए हैं, तो मुझे हमेशा, मैं जब भी फॉरेन कंट्री ट्रैवल भी करती थी तो मैं वहां जाके पार्ले जी के बिस्किट जरूर ढूंढती थी। मैंने देखा था यार पार्ले जी नहीं मिलता वहां पर, किसी भी फॉरेन कंट्री में पार्ले जी या टाइगर के बिस्किट नहीं मिलते। वैसे ही अगर मैं स्टेशनरी की बात करूं तो मुझे शायद ही किसी कंट्री में कैमलिन की स्टेशनरी, बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स ये सब मिले हैं। क्यों? क्योंकि भाई पार्ले जी और टाइगर के जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनीज हैं, ओनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि हम सिर्फ विद इन इंडिया ही बनाएंगे और बेचेंगे। ये उनका अपना डिसीजन था। वैसे ही अगर मैं दूसरी तरफ एग्जाम्पल लूं, सब इतना बड़ा ब्रांड अगर लेकर चले, फॉर एग्जाम्पल जियो, जियो अभी इंडिया में है, हो सकता है कल को आने वाले टाइम में ये कनाडा, यूएस, यूके सब जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, पॉसिबिलिटी है। वैसे ही एप्पल, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये सारे वो प्रोड्यूसर्स हैं जो पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनकी अपनी मर्जी है ना कि भाई वो क्या बनाना चाहते हैं। मर्सिडीज वाले ने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी बनाऊंगा, कंज्यूमर गुड बनाऊंगा और इतने लार्ज स्केल पे बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में मैं वर्ल्ड फेमस होना चाहिए। तो यही उसने डिसाइड करा कि पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। सोल्यूशन क्या है कि मैं किस टाइप का गुड बनाऊंगा और किस कैटेगरी का गुड मैं बनाऊंगा और कितनी क्वांटिटी में बनाऊंगा और कहां पर उसे बेचूंगा। दिस इज द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जल्दी से इस फ्लो चार्ट को आप पेन डाउन कर लो बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके जो नोट्स हैं वो मैंने एप्लीकेशन में 11th इकोनॉमिक्स 2021 का एक ग्रुप बनाया हुआ है, फोल्डर बनाया हुआ है। उसमें टॉपिक 1 जो अभी हमारा चल रहा है उसके नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। आप वहां से डाउनलोड प्लीज कर लेना। आई विल सेंड यू द लिंक टुडे अगेन फॉर द न्यू वंस। प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। फ्लो चार्ट्स और एग्जाम्पल्स, ये दो चीजें तो आप ये समझ लो, दीज आर दी स्ट्रेंथ, ताकत है इकोनॉमिक्स की। जिसने ये मास्टर कर लिया, you know, nobody can stop you. You are unstoppable to get good grades in economics. आ रही हूँ, ये यूजुअली मेरी इतनी स्पीडी रहती है, इससे ज्यादा मैं तेज नहीं पढ़ाती हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। अगर टॉपिक की ज्यादा वेटेज नहीं है फिर मैं उसे इतनी वैल्यू नहीं देती हूँ, बट इसको आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। This will surely be in there in your examination. Second, so the second problem is called how to produce. बुक्स में बड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है यार, बट अब समझ में आ जाएगा टेक्निकल वो क्या है। हाउ टू प्रोड्यूस इज वेरी सिंपल सी चीज कि एग्जाम्पल ले लो, मैंने एक कंज्यूमर, मैंने सोचा यार मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि यार मुझे ना कपड़े का बिजनेस करना है, या वरुण का एग्जाम्पल ले रहे थे, वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वरुण ने बोला डैड मुझे ना टेक्सटाइल मिल खोलनी है। पापा कहेंगे बेटा थोड़ा नीचे आ जा, तेरे को पता है टेक्सटाइल मिल खोलने के लिए कितना पैसा लगता है? अब कहेगा पापा पता है मुझे, आप मैं छोटे लेवल से काम शुरू करूंगा, मुझे अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ी दे दो, मैं फिर जैसे जैसे कमाऊंगा मैं बैंक से लोन ले लूंगा, मैं कर लूंगा, बट मुझे ना कपड़े का बिजनेस करना है, उसमें बहुत प्रॉफिट मार्जिन है और देखना 5 साल में ना अंबानी बन के दिखा दूंगा। आप बोलेंगे ठीक है बेटा, तेरे में अगर इतनी मोटिवेशन और तू कर सकता है तो कर, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। तो यानी कि अब गुड को चूज करने के बाद, टाइप ऑफ गुड और कितनी क्वांटिटी में बनाने के बाद, जो नेक्स्ट डिसीजन वरुण के हाथ में है वो ये है कि वरुण को ये डिसाइड करना है कि वो उस क्लॉथ को बनाएगा कैसे, उसकी प्रोडक्शन कैसे करेगा। अब उसके पास 2 चॉइसेस रहेंगे। चॉइस नंबर 1 कि वो लेबर इंटेंसिव तरीके से काम को करेगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसको मैं यहाँ पर एक एक्रोनिम लिख रही हूँ, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं LIT, याद करने के लिए LIT। और दूसरी तरफ हमारे पास होता है, इसका तरीका है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसको शॉर्ट में यहां में लिख दिया CIT। इसको याद कराने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज से 5 साल पहले आपके स्कूल में स्मार्ट क्लासेस नहीं थी ना,
टीचर्स क्या करती थी, चौक बोर्ड पर ही खाली चौक से ही लिखती थी और वही वही आपको क्लास में पढ़ाया और घर भेज देती थी होमवर्क देके। बट 5 साल पहले क्या आया, स्मार्ट क्लासेस आई, एक्स्ट्रा मार्क्स आए, इस तरीके से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आए मार्केट में और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी निकाली पढ़ाने की कि भाई आप व्हाइट बोर्ड और आप चौक बोर्ड के अलावा पीपीटीज और प्रेजेंटेशंस और स्मार्ट क्लासरूम्स के थ्रू भी बच्चे को पढ़ा सकते। तो यानी कि उन्होंने क्या करा, लेबर इंटेंसिव के तरीके को कम करके कैपिटल इंटेंसिव तरीके को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। एलआईटी की जगह या फिर एलआईटी के साथ साथ टीचर को तो रिप्लेस नहीं किया, फॉरेन में तो टीचर को भी रिप्लेस कर दिया उन्होंने कि भाई टीचर को स्कूल आने की जरूरत ही नहीं, जैसे हम पढ़ रहे हैं होम स्कूलिंग। कितनी फॉरेन कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, वहां पे तो कॉन्सेप्ट ही होम स्कूलिंग का है, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, उनका स्कूल भी ऑनलाइन होता है, जैसे आप लोगों का अभी क्राइसिस में हो रहा है, हमारा क्राइसिस में ये हुआ है, उनका जनरली नॉर्मल यही होता है। तो लेबर इंटेंसिव जब आप लेबर की मदद से, लोगों की मदद से किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, और कैपिटल इंटेंसिव जब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो। कैपिटल जहां पर आप टेक्नोलॉजी या फिर आप मशीनरी का यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं, और लेबर जहां पर आप मैन्युअली मतलब हाथ से लोगों की मदद लेकर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। अब कई बार जब मैं, अभी आप लोग तो खैर इतना अभी डाउट्स नहीं पूछ रहे बिकॉज अभी इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो सब्जेक्ट में, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे, मैम मशीन को चलाने के लिए भी तो लेबर चाहिए, मशीन को ऑन कौन करेगा अगर लेबर नहीं होगी? तो बिल्कुल सही पूछते हैं, मैंने तभी तो बोला कि लेबर के साथ साथ हमारे स्कूल में जो तरीका वो क्या है, टीचर भी पढ़ाएगी, चौक बोर्ड भी पढ़ाएगी और स्मार्ट क्लासेस भी लेगी। तो लेबर इंटेंसिव के साथ साथ कैपिटल इंटेंसिव के तरीकों को भी अपनाया जा रहा है। सो अब गेटिंग बैक टू दैट एग्जांपल, क्लॉथ, अगर कपड़े को हाथ से बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैंडलूम। कभी सुना होगा आपने ये, उस फैक्ट्री को, उस मिल को हम बोलते हैं हैंडलूम। वही फैक्ट्री अगर कपड़ा बना रही है, लेकिन अगर वो मशीनरी टेक्नोलॉजी से बना रही है और लेबर सिर्फ उतनी चाहिए जो बस छोटा मोटा उनको हेल्प करेगी, मशीन को ऑन ऑफ, फाइनल गुड को मशीन बनाना, पैकिंग करना, आगे तक ले जाना, छोटे छोटे काम जो कर रही है, बाकी का प्रोडक्शन तो मशीन ही करके दे रही, कपड़ा तो मशीन ही बना रही है, तो उसका एग्जाम्पल है पावर लूम। लूम हमेशा ये वर्ड आता है जहां पर कपड़े से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, और हैंड मतलब लेबर से, कैपिटल मतलब पावर से। ये तो दो चीजें हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में से महंगा क्या ज्यादा होगा? भूमि, पैसे कहाँ ज्यादा लगेंगे बेटा, खर्चा कहाँ ज्यादा होगा? मैम लेबर इंटेंसिव में ही क्यों भाई? मुझे तो लगता है लेबर को तो तुम कुछ भी दिहाड़ी देकर भगा देते हो, और मशीनरी तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी इंपोर्ट करनी पड़ेगी फॉरेन से। मैम एट द पॉइंट की तब आप स्टार्ट कर रहे हो, तब आप अगर लेबर स्टार्ट करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी वो एक बात ठीक है आपकी, वो आपने एक बात बिल्कुल अच्छी बोली कि स्टार्टिंग में हम लेबर का ज्यादा यूज करते हैं और फिर कैपिटल धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता है कि एकदम से प्रोड्यूसर के ऊपर ज्यादा खर्चा ना पड़े। बट अगर वरुण के पापा ने कहा होता बेटा ये ले ब्लैंक चेक और जा जी ले अपनी जिंदगी, तो वो क्या करता? तो वो कैपिटल इंटेंसिव भी करता, क्योंकि उसको पैसे की, उसको इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव को जब आप एक्सप्लेन करोगे पेपर में, तो आपको ये बताना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम है, जबकि यहां पर इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, ज्यादा है। यहां पर अगर हम बात करें आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, वरुण आपको क्या लगता है अगर यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी तो आउटपुट कहाँ ज्यादा बनेगा, प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होगी, एलआईटी में या सीआईटी में? सीआईटी में। ऑब्वियसली जब यार मशीन बना रही है तो वो कम समय में ज्यादा बना पाएगी ना। यस मैम। फाइन। और खर्चा मैम सीआईटी में ही होना चाहिए मैम, इन्वेस्टमेंट पहले मैम उसकी मैम पूरी मशीन। एग्जैक्टली, कॉस्ट इसमें ज्यादा लगेगी, लेकिन टाइम कहाँ बचेगा? मैम टाइम मैम इधर ही बचेगा, एंड कॉस्ट हमारी यहाँ पर कम होगी, लेकिन इसमें टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। अच्छा आद्या, एम्प्लॉयमेंट रेट पता है ना देश का क्या होता है, कितने लोग हमारे देश में एम्प्लॉयड हैं? एम्प्लॉयमेंट कितने ज्यादा बढ़ेगा?
एम्प्लॉयमेंट कैपिटल से बढ़ेगा। तो मशीनरी का नहीं, यूज करेंगे तो फिर नहीं मैम, लेबर LIT से LIT से बढ़ेगा। देश का एम्प्लॉयमेंट LIT LIT से बढ़ेगा और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हमारा हो जाएगा। इन की फैक्टर्स की मदद से आपका पूरा आंसर तैयार हो गया कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस, ये वो सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसमें प्रोड्यूसर विल चूज, द प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड बिटवीन द प्रोडक्शन प्रोसेस कि या तो वो LIT से बनाएगा या तो वो CIT से बनाएगा या फिर वो दोनों से बना सकता है। LIT से बनाएगा तो भाई खर्चा कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, टाइम लेकिन ज्यादा लगेगा, लेकिन देश को फायदा क्या है कि देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार ज्यादा मिलेगा, लेकिन आउटपुट कम बनेगा। अगर कैपिटल इंटेंसिव पर जाना है तो भाई उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए, खर्चा ज्यादा है, टाइम कम है, लेकिन फायदा क्या है, ये मैंने गलती से एरो आउटपुट का गलत बना दिया, आउटपुट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, तो फायदा ये तो अब प्रोड्यूसर की अपनी मर्जी है ना। अब तो ये तो डिपेंड करेगा वरुण पर कि अगर वरुण के डैड ने ब्लैंक चेक दी है तो वो कैपिटल इंटेंसिव जाएगा, अगर डैड ने बोला है नहीं मेरे पास तो इतना ही है, कम है, लिमिटेड है, तो फिर वो इनिशियली स्टार्ट करेगा, जैसे भूमि ने बोला इनिशियली वो LIT से स्टार्ट करेगा और फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे प्रॉफिट्स कमाता रहेगा फिर वो CIT की तरफ जाएगा, या फिर वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा LIT थोड़ा CIT को मिक्स करके अमेलगमेट करके अपनी प्रोडक्शन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। प्लीज ये फ्लो चार्ट आप बना लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। SAPA number 2 is how to produce and SAPA number 3 and the last one is for whom to produce। अब भाई वरुण ने जो कपड़े बनाए, जो कॉटन बनाया, कॉटन तो यार हर टाइप का आता है, महंगा भी आता है, सस्ता भी आता है, तो जब इसने बनाया होगा तो इसने देखा होगा कि भाई मैं अच्छी क्वालिटी का बना रहा हूँ तो भाई महंगे बायर्स को बेचूंगा ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले, और हो सकता है इसने इंफीरियर क्वालिटी का या लो क्वालिटी का बनाया हो कपड़ा ताकि मैं रिच क्लास नहीं मैं पुअर क्लास को टारगेट करूं। तो ये तो हर प्रोड्यूसर को अपना पता है, जैसे BMW को पता है कि मैं देश के सिर्फ एलीट लोगों को ही गाड़ी बेचूंगा, मैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वालों को नहीं बेचूंगा, मैं अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास को ही बेचूंगा। वैसे जो होंडा या टोयोटा अपनी कार्स निकालते हैं या जो मारुति अपनी गाड़ी निकालती है वो कीपिंग इन माइंड कि मिडिल क्लास वाले भी अफोर्ड कर पाए कार। तो यानी कि हर प्रोड्यूसर का ये अपना चॉइस है कि वो किस टाइप से गुड को बेचना चाहता है मार्केट में। तो उस डिसीजन को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कि डिपेंडिंग अपॉन, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द सेकेंड वन इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या फर्क है इसमें, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं आप लोगों को कि इंडिया वर्सेस लेह लद्दाख। ये एग्जांपल मेरा फेवरेट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं यही देती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत लॉन्ग रन तक याद रहता है। इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर तो कॉटन के क्लोथ्स की क्या होगी, डिमांड है। इंडिया में बहुत गर्मी है इसलिए कॉटन के क्लोथ्स की डिमांड है, बट यही कॉटन के क्लोथ्स क्या मैं लेह लद्दाख में जाके भी बेचूंगी, बड़ा सा अच्छा सा शोरूम खोलूंगी एक्सपेंसिव सा? व्हाट डू यू थिंक? नो मैम। क्यों वरुण? रीजन क्या है वरुण? नो जवाब तो बिल्कुल सही दिया, बट रीजन क्या है? मैम कंडीशंस मैम वो नहीं हो पाएंगी मैम सेटिस्फाई। कैसी कंडीशन? आप ये बोलो कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है। यस मैम, ले लद्दाख प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठंड, प्रोडक्शन तो मैं कर लूंगी, बट लेह लद्दाख में होती है ठंड, वहां पे लोग कॉटन थोड़ी पहनेंगे, वहां तो लोग क्या पहनेंगे, वुलन क्लोथ्स। तो मैं वहां पर कॉटन क्लोथ्स की प्रोडक्शन क्यों करूंगी? जहां, इन शॉर्ट फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहे हैं कि भाई जहां पर जिस चीज की नीड है वहीं पर तो उस सामान को हम बेचेंगे, जहां पर लोगों की नीड ही नहीं है। अब मैं अगर कश्मीर में जाकर एसी की फैक्ट्री लगाकर और वहां पे लोगों को एसी बेचूं तो क्या मतलब है? कश्मीर में पड़ती अगर फॉर एग्जांपल ठंड, तो वहां पर लोगों के लिए क्या फायदा? हो वहां के लोगों के लिए अगर मैं उनकी नीड के हिसाब से अगर वुलन क्लोथ्स, या फिर मैं उन्हें फॉर एग्जांपल अगर उनको वहां पर मैं दूंगी
हीटर, गीजर, तो वहां पर उनकी नीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वैसे ही पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पर दो कैटेगरी के लोग होते हैं, रिच और पुअर। रिच और पुअर यानी कि अब अंबानी, जैसे अंबानी छोड़ो, ऑडी मर्सिडीज का एग्जांपल लेती हूँ। ऑडी मर्सिडीज वाला क्या हमारे इधर नाहरपुर में आकर अपना शोरूम ओपन करेगा? नहीं। नाहरपुर में सेक्टर 3 में ओपन करेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि नाहरपुर में जो रहने वाला क्राउड है वो क्या है, लो इनकम ग्रुप है। पुअर हो ना हो, लेकिन ऑडी मर्सिडीज खरीदने की तो उसकी औकात नहीं है, तो वो यहां पर लाकर तो अपना सामान नहीं बेचेगा। वैसे ही कोई भी प्रोड्यूसर जो होगा वो उसी टाइप, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, प्रिंगल्स। प्रिंगल्स एक टाइप के लेज हैं, सुने होंगे आप लोगों ने। सेक्टर 3 रोहिणी में भी हर दुकान पर प्रिंगल नहीं मिलता। अगर मेरे घर के पास एक छोटी मोटी अगर कोई परचून की कोई कन्फेक्शनरी शॉप है तो वहां पर मुझे प्रिंगल्स नहीं मिलते, क्योंकि प्रिंगल्स आते हैं बड़े महंगे। तो हर टाइप का कैटेगरी का बंदा उस प्रिंगल के 100 रुपए का चिप्स का पैकेट है वो, तो वो हर कोई नहीं खरीदता। यहाँ पर लोग 10-20 रुपए की पैकेट खरीद लेते हैं, इसलिए वो वही बेचते हैं। बट मैं 24/7 अगर जाऊं, या अगर मैं कृष्णा सुपर 30 स्टोर जाऊं, राज मंदिर स्टोर जाऊं, तो मुझे वो वहां मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हर टाइप की कैटेगरी के लोग आते हैं गुड्स को खरीदने के लिए। लो भी आते हैं और हाई भी आते हैं और मिडिल भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि मनी उनकी इनकम के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर को मार्केट में गुड बेचना होता है। जहां जैसे टाइप के लोग होंगे, जहां जैसे टाइप के लोगों की जरूरत होगी, उस हिसाब से ही प्रोड्यूसर को अपना ये डिसीजन, अपनी ये चॉइस लेनी पड़ेगी। प्लीज ये फ्लो चार्ट बना लो। तो कर लेंगे, बट बेच के क्या करेंगे? अब सोच, मैं कश्मीर में कपड़ा बनाकर यहाँ लाकर बेचूंगी तो कितना खर्चा होगा? तो मैम अगर जैसे कि अगर भी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर वो एनवायरमेंटल कंडीशंस ज्यादा अच्छी होंगी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो एक्सेप्शनल है, फिर एक्सेप्शनल तो ऑब्वियसली है, लेकिन हम सेलिंग की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। फाइनल बनाने के बाद वो तो फिर उसमें डिसीजन चला गया ना, फॉर हुम टू, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस में। वो जो डिसीजन है क्लाइमेटिक वाला, वो तो किस में चला गया, हाउ टू प्रोड्यूस में। कहां पर कैसे कैसे बनाएगा, क्या क्या उसे चाहिए, ये डिसीजन किस पर है कि वो बनाने के बाद अब उसे कहां बेचेगा, किस तक पहुंचाएगा, उसका फाइनल टारगेट ऑडियंस। यहां तक लिख लो आप प्रोडक्शन इसके अंदर ब्रैकेट में कि उसका फाइनल टारगेट ऑडियंस कौन होगा, टारगेट मार्केट क्या होगी उसकी। ठीक है ना? तो ये प्रोडक्शन के बाद का डिसीजन है। एनी अदर डाउट? नो मैम। चलिए, नो मैम। परफेक्ट। आई जस्ट होप, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। और